मित्रों नमस्कार। पवन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत। आज का टॉपिक है मित्रों, केपी ज्योतिष की सही समझ कैसे बनाना है, करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ केपी एस्ट्रोलॉजी। जी हाँ मित्रों, ये बहुत ही आवश्यक टॉपिक है, बहुत ही समसामयिक है और पहले भी इस पे चर्चा हमने कई बार किया है। आज भी इस नाते करने जा रहा हूं कि नित्य नए नए दर्शक और मित्र जुड़ते जा रहे हैं, संख्या बढ़ती जा रही है। नित्य जो कमेंट आते हैं, प्रतिक्रिया आती है, फोन आते हैं, उस पर बहुत से लोग पूछते हैं कि गुरुजी केपी ज्योतिष क्या है और ये नक्षत्र उपनक्षत्र क्या है, इनको कैसे सही रूप से हम समझ सकें। तो मित्रों, आज उसी से संबंधित ये टॉपिक है। ये सबके लिए है, जो मित्र पुराने हैं, बराबर अभ्यास भी कर रहे हैं, अनुभव भी कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं, विद्वान भी है, प्रोफेशनल भी है। तो मित्रों, सबके लिए है ये टॉपिक। आगे बढ़ने से पहले हमारा आपसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे का लाल बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर कर लें। बगल में जो बेल आती है उसको जरूर पुश कर दें, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। और वीडियो को पूरा देखें, आदि से अंत तक देखें। सभी मित्रों को अपने शेयर करें और सभी दर्शक मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आते हैं मूल टॉपिक पे। आप सभी जानते हो कि हमारा ये जो नवमंडल है, ग्रह मंडल है, रवि मंडल है, जिसके आधार पर हम ज्योतिष देखते हैं, ये अंडवृत्ताकार वृत्त तो है, लेकिन थोड़ा अंडाकार। एक वृत्त का क्षेत्रफल आप सभी जानते हैं 360 अंश होता है। इसी को ध्यान में रख करके हमारे ऋषियों ने, ज्योतिष के प्रणेताओं ने 360 अंश का एक वृत्त मान करके उसमें राशि नक्षत्र की संकल्पना की। और इसी नवमंडल में जो ग्रह हमारे ज्योतिष में हैं, जो हमारे पृथ्वी वासियों को प्रत्यक्ष अपरोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, जो नवमंडल में जिनका पिंड है, राहु केतु को भी पिंड माना गया है क्योंकि ये भी प्रभावित करते हैं। इसमें कई बार चर्चा की। तो मित्रों, ये अपनी अपनी कक्षा में चलते हैं। और जिस तरह से आप देखते हो कि ट्रेन तो चलती है पृथ्वी पर, लेकिन किलोमीटर और मीटर, मील और फरलांग के स्टोन और पत्थर लगाए जाते हैं जमीन, उसी से उनकी गति नापी जाती है। ट्रेन की गति हो, मोटर बस की गति हो, सबकी गति किलोमीटर से नापने के लिए किलोमीटर का पैमाना जमीन पर लगाया जाता है। चलती है ट्रेन, लेकिन किस स्पीड में दौड़ रही है, ये पैमाना जमीन पर है। इसी तरह से ग्रह अपनी कक्षा में किस गति में चल रहे हैं, कहां पहुंचे हैं, किस रूप में चल रहे हैं, प्रतीक रूप में आप इसी को समझें कि पूरे नवमंडल को 360 अंश मानकर हमारे मनीषियों ने 27 नक्षत्रों में बांटा। और 360 अंश को जब नक्षत्रों में आप विभाजित करेंगे, 27 का भाग देंगे, तो आपको एक पैमाना याद करना पड़ेगा। 360 अंश को जब 27 भाग में आप बांटोगे तो ये 13 अंश 20 कला का एक एक भाग। अब इसको आप इस तरह से समझ लीजिए कि एक राशि में 30 अंश होता है। आप ग्रह राशि और नक्षत्रों से परिचित, पहले से भी परिचित हो, जानते भी हो। 12 राशियां होती हैं, 9 ग्रह होते हैं और 27 नक्षत्र। मित्रों, केपी सिस्टम में 2 स्टेप और आगे बढ़ा, 4 स्टेप इस नाते इसको कहा जाता है। और इसमें नक्षत्र तक तो आप सभी जानते हो, उप नक्षत्र और उप नक्षत्र की संकल्पना की गई है, जो बहुत ही वैज्ञानिक है, तर्कसंगत है। तो मित्रों, इसको आप जान लीजिए कि एक राशि बराबर 30 अंश होता है और एक अंश में 60 कला होती है
और एक कला में 60 भी कला होती। ये पैमाना आप जानते हो, जानते नहीं। उसी आधार पर हम आपके समझ को स्पष्ट करना चाहते हैं। एक चीज और बता दें मित्रों, यद्यपि 35-36 सालों से मैं ज्योतिष का अध्ययन, अभ्यास, प्रयोग, शोध सब कर रहा हूं, लेकिन पेशे से मैं शिक्षक भी रहा हूं। इस नाते मैं मनोविज्ञान का भी विद्यार्थी रहा हूं, ग्रेजुएट तक। पूरी तरह से मुझे मनोविज्ञान की भी जानकारी है और आपकी भावनाओं को मैं पढ़ता हूं और उसी अनुसार टॉपिक देने का प्रयास करता हूं। तो मित्रों, नव मंडल अंडवृत्ताकार है, 360 अंक का ग्रह अपनी अपनी कक्षा में चलते रहते हैं। ग्रह राशि नक्षत्र सभी जानते हैं। एक राशि बराबर 30 अंश, एक अंश बराबर 60 कला, एक कला बराबर 60 भी कला, एक पैमाना है। अब मित्रों, माननीय स्वर्गीय के.एस. कृष्णमूर्ति जी ने नवीन शोध जो किया वो वही बेस है, ग्राउंड वही है, लेकिन उसमें उन्होंने नई चीजों को जोड़ा। जैसे मील और फरलांग हुआ करते थे, तो बाद में किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर आया, मैट्रिक पैमाना आया। तमाम शोध हो रहे हैं। विज्ञान के क्षेत्र में भी निरंतर हो रहे हैं। ज्योतिष के क्षेत्र में भी होना चाहिए था, जितना होना चाहिए था नहीं हुआ, क्योंकि इसको राजाश्रय नहीं मिला। और 5000 वर्षों से इसमें कुछ न कुछ अपमिश्रण होता रहा और हमारी पुरानी ज्योतिष स्थूल पड़ती गई। आज भी हम वैदिक और इसी प्रणीत ज्योतिष का नाम तो लेते हैं, लेकिन उसका केवल नाम रह गया है, स्वरूप उसका दूषित हो गया है, विकृत कर दिया है लोगों ने, अपमिश्रित कर दिया है। बीच में विदेशी आए जिन्होंने न्यूमरोलॉजी को ज्यादा महत्व दिया, उनकी ठोस पकड़ नहीं थी यहाँ के ज्योतिष पर, असली ज्योतिष पर। इस नाते उन्होंने अपना विचार डेवलप किया, कहीं न कहीं उसके पीछे हम पड़ गए। और आज हमारी जो ज्योतिष है, जिसका नाम हम वैदिक और पराशरी कहते हैं, वो स्थूलता का शिकार हो गई है। केवल लग्न कुंडली के आधार पर, कुछ ग्रहों, राशियों और योगों के आधार पर हम फलादेश करते हैं, निश्चित सही सटीक भविष्य कथन नहीं करते। इसी को ध्यान में रख करके के.एस. कृष्णमूर्ति जी ने 40 वर्षों के अध्ययन और शोध के बाद कुछ नए लॉजिक दिए, नियम दिए, बहुत ही सटीक है, सरल हैं। लेकिन मित्रों, जिस तरह से मैं एक टीचर की भांति बताना चाहता हूं कि एक थियरी रट लेना, एक प्रैक्टिकली समझ लेना, दोनों में अंतर है। जैसा गिनती पहाड़ा बच्चा रट लेता है, लेकिन जब तक उसको प्रैक्टिकली ये ना समझाया जाए कि पहाड़ा क्या है, 2 के 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 9 के 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, मतलब एक ही संख्या को बार बार जोड़ने की सरल क्रिया को पहाड़ा करना। 9 को 9 को 9 9 9 9 9 9 जोड़ते रहिए तो ज्यादा समय लगे। इस नाते पहाड़ा तैयार हुआ। और एक ही संख्या को किसी बड़ी संख्या में से बार 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 घटाने को भाग करते। तो मित्रों, ये गुणा, पहाड़ा, जोड़, घटाना, ये चीजें चलती रही हैं। इसकी अवधारणा समझने के लिए आवश्यक है प्रैक्टिकली हम उस पर ध्यान दें। तो मित्रों, आप सभी जानते हो कि 27 नक्षत्रों तक तो हम जानते हैं, 1 से लेकर के अश्विनी से लेकर के और रेवती तक 27 नक्षत्र होते हैं। हम सभी जानते हैं कि एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं, अर्थात 30 अंश की एक राशि होती है और एक नक्षत्र 13 अंश 20 कला का होता है। 13 अंश 20 कला का मतलब 800 का। आप सभी इससे अवगत। तो 13 अंश 20 कला और 13 अंश 20 कला 26 40 और एक चरण और मिला दिया 3 अंश 20 कला, तो एक राशि हो जाती है, मतलब 30 अंश। राशि माने होता है समूह। नक्षत्रों के समूह को राशि कहते हैं। और आप लोगों को, बहुत से लोगों को एक जिज्ञासा रहती है कि अब तक तो हमने राशियों, नक्षत्रों और ग्रहों को पढ़ा, ये उपनक्षत्र कहां से, ये उपनक्षत्र कहां से पैदा? बड़ी वैज्ञानिक सोच है मित्रों, और ईश्वरी सोच है, दैवी सोच है, नियत नियोजित है। उचित समय आया, जब 5000 वर्ष बीतता है तो कोई महापुरुष किसी न किसी क्षेत्र में पैदा हो। यह हमेशा का इतिहास हमारा। तो कृष्णमूर्ति जी पैदा हुए। उन्होंने 40 वर्षों के अध्ययन के बाद अपने अध्ययन में और शोध में नई चीजों को जन्म दिया। उन्होंने उप नक्षत्र और उप नक्षत्र को जन्म दिया।
तो उप नक्षत्र की अवधारणा क्या है, उप नक्षत्र की अवधारणा क्या है, बहुत ही तर्क संगत है, जिसकी व्याख्या आवश्यक है। आप सभी जानते हो कि उन्होंने विंशोत्तरी महादशा को ही सहारा लिया है, और महर्षि पराशर जी जो ज्योतिष के जनक कहलाते हैं, उन्होंने भी विंशोत्तरी महादशा को सर्व शिरोमणि दशा कहा है। तो आधार वही है, हमारा आधार नहीं खिसका। अब उसमें नए शोध हुए। तो मित्रों, जैसे 13 अंश 20 कला, आप ये जानते हो कि 120 वर्ष विंशोत्तरी महादशा का कालखंड होता है। हर ग्रह को उसके अनुसार वर्ष दिए गए, उतना भोग वह करता है। और हमारे नक्षत्रों का शुरुआत केतु से होता है, अश्विनी से। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वस, पुष्य, अश्लेषा, मतलब 1 से लेकर के 9 तक ये जो नक्षत्र हैं, केतु से लेकर के बुध तक, अश्विनी से लेकर अश्लेषा तक, इनके मालिक हैं केतु से लेकर के बुध तक। और फिर आप 10वें पर फिर केतु आ जाता है मगा, 19वें पर फिर आ जाता है मूल। इसी तरह से 1, 10 और 19 केतु का नक्षत्र हो जाता है, और 2, 11 और 20 शुक्र का हो जाता है, 3, 12 और 21 सूर्य का हो जाता है, 4, 13 और 22 चंद्रमा का हो जाता है। इस तरह से 9 ग्रहों की 3-3 आवृत्ति बनती है, और 27 नक्षत्र पूरे होते हैं। इससे भी आप अवगत। तो मित्रों, 13 अंश 20 कला जो नक्षत्र का मान होता है, जिसको एक अंश में 60 कला होता है, तो 13 अंश में 780 कला हुआ, और 20 कला मिला करके 800 कला आप मान सकते हैं। क्योंकि इसको जब डिवाइड करना पड़ेगा, 13 अंश 20 कला को जब हम डिवाइड करते हैं, नक्षत्र का जो मान होता है, तो छोटी इकाई इसकी कला है, और इसको डिवाइड करने के लिए हमको 13 अंश को कला में बदल देना, तो 800 कला मानिए। और आप सभी जानते हो कि 120 वर्षों में केतु की 7 वर्ष, शुक्र की 20 वर्ष, सूर्य की 6 वर्ष, चंद्रमा की 10 वर्ष, मंगल की 7 वर्ष, राहु की 18 वर्ष, बृहस्पति की 16 वर्ष, शनिश्चर की 19 वर्ष, बुध की 17 वर्ष। इस तरह से 9 ग्रहों को 120 वर्ष दिया गया है। ये हमारे अतीन्द्रिय ज्ञानी महर्षियों की देन है, जिसको कृष्णमूर्ति जी ने सहर्ष स्वीकार किया। तो इसमें कोई टीका टिप्पणी नहीं है। अब हम इसी 13 अंश 20 कला एक नक्षत्र, एस कृष्णमूर्ति जी ने 9 उप नक्षत्रों में बांटा। क्योंकि स्थूलता तभी समाप्त हो सकती है जब तक हम सूक्ष्मतम स्तर तक जा करके उसका अध्ययन और शोध और अभ्यास न करें, प्रयोग और परीक्षण। तो मित्रों, अब तक जो परंपरा रही है कि ग्रह चाहे 30 डिग्री बैठा, चाहे 20 डिग्री बैठा, चाहे 5 डिग्री भी राशि में रख करके फलादेश कर दिया। राशि चाहे 10 अंश पे लग्न हो, और उसी बराबर लग्न के बराबर हर भावों को रख दिया जाता था, लग्न कुंडली तैयार। लेकिन इन्होंने कस्प कुंडली को जन्म दिया, और हर भाव का भावारंभ तय किया। उसकी अलग विधा है। जो भाव जिस अंश पे आरंभ होता है, उसको भावारंभ दे करके उन्होंने कस्प कुंडली तैयार की। और इसी तरह से जो लग्न चार्ट में ग्रह आते हैं, उनको भी उनके अंशों के आधार पर डिवाइडेशन करके, सर्जरी करके कस्प चार्ट में लाया जाता है। इसमें बार बार मैं कहता हूं कि कस्प कुंडली में राशियों के स्थान भी बदल जाते हैं, राशियां चेंज भी हो जाती है, राशियां गायब भी हो जाती है, और ग्रहों के स्थान चेंज हो जाते हैं। उसको भाव कुंडली आप कह सकते। ये चीजें आपकी पुनरावृत्ति में थी। अब हम मूल पाठ पे आते हैं कि उप नक्षत्र क्या है। मतलब नक्षत्र को डिवाइड किया गया, उसी को उप नक्षत्र कहेंगे। नक्षत्रों को 9 भागों में डिवाइड किया गया। 9 भाग क्या है? माने 9 ग्रह जो केतु से लेकर के बुध। लेकिन ये डिवाइडेशन उन्होंने बराबर नहीं किया। 13 अंश 20 कला को बराबर बराबर भागों में नहीं बांटा। अब तक हमने नक्षत्रों को बांटने का काम नवांश कुंडली जो देखते थे उसमें 3 अंश 20 कला में बांट करके 27 चौके 108 अंश कर देते थे। एक नक्षत्र में 4 चरण होते थे। उसी आधार पर आप देखते हैं ग्रह मेला, वर्ग भर, कन्या, मेलापक और तमाम चीजें देखी जाती। तो उन्होंने 9 भागों में इस तरह से बांटा
कि जब 120 वर्ष में केतु को 7 वर्ष, तो 13 अंश 20 कला में, शुक्र का 120 वर्ष में 20 वर्ष, तो 13 अंश 20 कला में कितना। इस तरह से अगर 9 भागों में आप इस अनुपात में डिवाइड करोगे तो 9 उप नक्षत्र निकल के आएंगे। उदाहरण के लिए हम एकाध को समझाते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जैसे आप जान लीजिए मित्रों कि 120 वर्ष में केतु का 7 वर्ष हिस्सा है। केतु से हम शुरू करते हैं तो 800 कला में कितना होगा। एक नक्षत्र 800 कला का होता है, तो 800 कला में कितना होगा। आप इसकी गणित देखिए मित्रों, ऐसा है ज्योतिष जानने के लिए आपको फलित के साथ साथ गणित की भी जानकारी होनी चाहिए। आप सभी लोग विद्वान हो, विद्यार्थी हो, ऐकिक नियम की जानकारी है। 800 वर्ष 800 कला में कितना होगा, तो मित्रों हो जाएगा 800 गुणे 7/120। आप सभी जानते। और इसको जब आप तोड़ोगे, काटोगे, तो 0 0 से कट गया और बकिया बचा। 4 से 12 कट जाएगा, 4 3 12 और 4 विषयम 80। इस तरह से 20 सते 140 हो जाएगा। यह मित्रों 140 कला आएगा। 140/3 हुआ। अब 140 में आप 3 का भाग दो, 3 4 12, 14 में से 2 घटा 2, फिर आ गया 20, 3 6 18। अब आप यहां 2 आ गया, आप देख लीजिए 2 आया, मतलब 46 कला तो यहां आ गया और यहां 2 बचा। अब इसको आपको विकला बनाना पड़ेगा, फिर 3 का भाग देना। तो विकला जब हम बनाएंगे तो फिर 60 का गुणा यहाँ कर देंगे। 60 बराबर 60 गुणे 2 बराबर 120। अब 120 आया तो 120 में फिर 3 का भाग जब देंगे, भागा 3 कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा 40, अर्थात 40 विकला। 46 कला और 40 विकला, ये केतु का उप विभाग होगा। आप इस गणित को भली भांति समझते हैं। इस नाते केतु के सामने उसका उप नक्षत्र हमने रख दिया 0 अंश 46 कला 40। आप इसको समझ रहेंगे कि केतु में पहला अश्विनी नक्षत्र मान लीजिए है या किसी नक्षत्र, उसका भाग इतना ही होगा। जहां अलबत्ता है कि उस नक्षत्र की शुरुआत पहले होगी, उसका उप विभाग, उसके बाद आगे उसी क्रम में इन्हीं अंशों में रहेगा। तो केतु 46 कला 40 विकला केतु का भाग हुआ। ये हमने केतु के सामने 7 साल के आगे रख दिया 0 और 46 कला 40। एक उदाहरण हो गया। एक शुक्र का भी आप ले लीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब इसी प्रकार से आप देखोगे कि 120 वर्ष में शुक्र का 20 वर्ष होता है। 120 में 20 वर्ष शुक्र, तो 800 कलम कितना हुआ। 800 गुणे 20/120 हो जाएगा। 20 छक्का 120, 6 हाथ, मतलब 800/6 हो गया। अब इसको थोड़ा 800 में 6 का भाग दे दीजिए, सब क्लियर हो जाएगा। अब यहां आइए, 800 में 6 का हम भाग देते, 6 का भाग दिए तो हो गया 6 एकम 6,
आप इस तरह 8 में से 6 गया तो फिर 0 इसको उतार लिया, 6 तिरिक 18, फिर 2 उतारा, यहाँ 0 उतारा, तो फिर 6 तिरिक 18। इस तरह से मित्रों यहाँ भी 2 आ जाएगा, शेष बचेगा 2। अब 2 बचेगा तो इसमें फिर उस कला को आप विकला बनाओगे तो 2 में 60 का गुणा कर दोगे 120 होगा, और 120 में जब 6 का भाग दोगे तो 20 आ जाएगा मित्रों। 20 छक्का 120 अर्थात 20 विकला हो जाएगा। आप इसको समझ रहे हो, 20 विकला हो जाएगा। 120 भागा 6, 20 विकला, अर्थात 133 कला और 20 विकला। तो 133 कला को अब 60 कला का एक अंश होता है, तो 160 से अधिक है, इस नाते 60 कला, ये 133 में जब आप 60 का भाग दोगे, 133 भागा 60 कर दोगे तो हो जाएगा 60 दूनी 120, मतलब 2 अंश हो जाएगा और 133 में से बच जाएगा 13। आप समझ, तो 2 अंश 13 कला और 20 विकला, ये शुक्र का हो जाएगा। आपको देखिए शुक्र का 20 साल होता है, 2 अंश 13 कला और 20 विकला, इस तरह से आया। इसी अनुपात में सूर्य का निकालोगे, चंद्रमा के तारे में मंगल का निकालोगे, इस तरह से फिगर निकल के आएगा मित्रों। केतु का 0 अंश 46 कला 40 विकला, शुक्र का 2 अंश 13 कला 20 विकला, सूर्य का 0 अंश 46 कला 40 विकला, चंद्रमा का 1 अंश 6 कला 40 विकला, मंगल का 0 अंश 46 कला 40 विकला, राहु का 2 अंश 0 कला 0 विकला, बृहस्पति का 1 अंश 46 कला 40 विकला, शनिश्चर का 2 अंश 6 कला 40 विकला, और बुध का 1 अंश 53 कला 20 विकला। कुल आप जोड़ोगे तो आएगा 120 साल 13 अंश 20 कला। हमारे ख्याल से आप समझ गए। इस तरह से 9 उपनक्षत्र हर नक्षत्रों में हुए, 27 नक्षत्र होते हैं, 27 में 9 उपनक्षत्र हुए, 27 गुणे 9 बराबर 243। ये 243 भागों में इन्होंने नक्षत्रों को बांटा। अब जब उन्होंने राशियों में बैठाना शुरू किया, 12 राशियों में इन नक्षत्रों को बैठाना, इनके अंशों को बैठाना शुरू किया, तो संयोग से जब 30 अंश पर आते थे तो एक ही नक्षत्र का जो मान था वो 2 राशियों में पड़ जाता था। तो इस तरह से 6 संख्या और बढ़ रही। ऐसे 6 बिंदु आए जहां इस राशि में भी वो नक्षत्र उप नक्षत्र पड़ रहा था, उस राशि में भी उप नक्षत्र खंड पड़ा। तो उन्होंने, अगर आप व्याप्ति करोगे तो सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है। आपके लिए आवश्यक है कि 1 से लेकर के 249 तक की संख्या का चार्ट रखिए, लैपटॉप से निकाल लीजिए, सॉफ्टवेयर से निकाल लीजिए, उसको समझिए। मैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए समझा रहा हूँ। यही तरीका आप सर्वत्र प्रयोग करेंगे तो असली अवधारणा आपकी स्पष्ट हो जाएगी। और उस तरह से उन्होंने 6 अंकों, 6 संख्या, जब और 6 भाग बढ़े तो 239 विभाग हो गए। तो 239 उप विभागों का उन्होंने एक एक नंबर दे दिया, जिसको आप हरारी नंबर कहते। 1 से लेकर के 249 की संख्या उन्होंने दिया, और इसी पर उन्होंने प्रश्न कुंडली की अवधारणा की, प्रश्न कुंडली की संकल्पना की, और जो सर्वथा सही सिद्ध होती है। अब इसको आप कह सकते हो कि ईश्वर द्वारा यह ज्ञान उनको प्रेरित ज्ञान था, ईश्वर द्वारा उपलब्ध ज्ञान था, ईश्वर की उपाधि। अब मित्रों, जब आप उपनक्षत्र पे आ गए तो इसको और सूक्ष्म अंशों पर, इन उपनक्षत्रों को भी उन्होंने 9 भागों में बांट दिया, अर्थात एक एक उपनक्षत्र को जो हिस्सा मिला था, जैसे केतु को 0 अंश 46 कला 40 विकला मिला है, तो इसको उप नक्षत्र में उन्होंने बांटा। इसको सब लॉर्ड हम कहते हैं, और उप नक्षत्र को सब स्टार लॉर्ड कहते हैं, उप नक्षत्र को सब स्टार लॉर्ड कहते हैं। नक्षत्र के स्वामी को स्टार लॉर्ड कहते हैं, राशि के स्वामी को साइन लॉर्ड कहते हैं, क्योंकि राशि हो चाहे नक्षत्र हो, चाहे उप नक्षत्र हो, चाहे उप नक्षत्र हो, सबके स्वामी ग्रह ही होते। इस नाते
ग्रहों का वर्ष दिया गया है, ग्रहों की ही मान्यता है, ग्रहों का ही प्रभाव। अब ये विखंडन जो हुआ है, ये विच्छेदन जो हुआ है मित्रों, ये फलादेश की सूक्ष्मता की, इसको समझना जरूरी है। और इसको आप समझ जाओगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि केपी सिस्टम में और अन्य ज्योतिष में क्या अंतर है। केपी सिस्टम की सही समझ आपको हो जाएगी कि केपी के पहले अब तक के ज्योतिष में उप नक्षत्र और उप नक्षत्रों की कल्पना नहीं की गई थी, न उनका सर्जरी के द्वारा, विभाजन के द्वारा ये बताया गया। कितना सटीक है कि विंशोत्तरी महादशा के वर्षों के आधार पर इसको मानक मान करके, पैमाना मान करके इनका डिवाइडेशन किया गया है, जो फलादेश में सर्वथा सटीक है, सही है। इस नाते मैंने इस विधा को अपनाया और इसी पर अडिग हूं। मेरा आत्मविश्वास है और मुझे रोज का अनुभव मिल रहा है सैकड़ों लोगों से कि कुंडली में बराबर अनेक लोगों की देखता हूं, हजारों की संख्या में मैं 4 महीने में देख भी चुका हूं। तो मित्रों ये अनुभव मिल रहा है, हमें चाहेंगे कि इसका अनुभव आप लें। अब मित्रों हम एक चीज और बता दें कि अब जैसे उप नक्षत्र आप इसी विधा से निकालोगे, जैसे मान लीजिए केत में 46 कला 40 विकला मिला है, और चूंकि इसमें विकला में आ गया है तो छोटी इकाई बनेगी। 46 कला को आप विकला में बदल दोगे तो 46 कला को जब विकला में बदलोगे तो 46 में 46 गुणे 60 कर दो। 46 गुणे 60 करके तो कितना हो जाएगा? 36 6 और 6 24 3 27, मैंने 2760 विकला यह हुआ और 40 विकला पहले से प्लस 40 हो जाएगा, अर्थात 2800 विकला हो जाएगा केतु। अब इसी 2800 विकला को में आप डिवाइडेशन करोगे कि 120 वर्ष में केतु का 7 वर्ष, तो 2800 विकला में कितना? तो 2800 विकला में जब आप विकला निकालोगे तो आप देखो मैंने इस तरह से भाग किया, आप करोगे तो आ जाएगा 2 कला 43। इसी तरह से 120 वर्ष में शुक्र का है, देख लीजिए 2 अंश 13 कला 20, तो 2 अंश को कला में बदलोगे और कला को विकला, तो इस तरह से इसका पूरा निकल जाएगा कि 120 वर्ष में 20 वर्ष, तो इसको अंश कला विकला में बदलोगे तो जो विकला आएगी इतने विकला में शुक्र का कितना, इतने विकला में नहीं मित्रों, ये गलत। इसी केतु में ही निकाला जाएगा 9 विभाग, 9 उप नक्षत्र, मतलब 2800 में कितना शुक्र का होगा, फिर 2800 में कितना सूर्य का होगा, फिर 2800 विकला में कितना चंद्रमा। इस तरह से 9 सब लाड हो जाएंगे केतु के नक्षत्र, केतु के खंड में, केतु के उप नक्षत्र। और इसी तरह से शुक्र के उप नक्षत्र में आप विकला बना के निकालोगे, जो इसका है 2 अंश 13 कला 20 विकला, तो शुक्र के भी सब लाड निकल जाएंगे। इसी तरह से हर ग्रहों के सब लाड निकल जाएंगे। तो इस तरह से 249 गुणे 9 कर दोगे तो इतने सूक्ष्म अंशों में नक्षत्रों को विभाजित करके, राशियों को, स्वरूप को सूक्ष्मतम स्तर तक पहुंचा करके, ग्रहों की डिग्री को सूक्ष्म तक, अंश कला विकला तक पहुंचा करके बहुत बड़ा ज्योतिष जगत का उपकार और कल्याण किया है। फलादेश में इसी नाते करेक्शन, करेक्ट आता है, शुद्धता आती है। बहुत से मित्र कहते हैं जब जन्म का समय एक सेकंड में जब सब लाड बदल जाएंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, फलित सही रहे। तो मित्रों जब तक जन्म का समय मिनट सेकंड तक सही नहीं होगा, इसको अनुभव किया था कृष्णमूर्ति जी ने भी, तब उन्होंने सब लाड पर जाकर के रोक दिया था, क्योंकि उसके आगे जाते तो शायद ऐसी संभावना नहीं थी, जितना उनको जरूरत था उतने उन्होंने रोका। और संख्याओं को उन्होंने मात्र नक्षत्रों के आधार पर दिया है 249, इस पे ही प्रश्न कुंडली बनाने को कहा है। इसके आगे लोग तमाम संख्याओं को जोड़ते हैं, जब 1 से लेकर 249 तक संख्या हम पूछते हैं तब भी बहुत से लोग जो है भ्रम में पड़ जाते हैं। तो इससे आगे अगर सब लाड की संख्याओं में देते तो दिक्कत आ जाती। इस नाते जो भी कृष्णमूर्ति जी ने दिया है इसी पर हमको रास्ते पर चलना है। और बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि अभ्यास और शोध और अनुभव मेरा अंतिम नहीं है, और मैं जो भी जान रहा हूँ अपना अनुभव लोगों को बता रहा हूँ।
आप इसको अंगीकार मेरे कहने से आंख मूंद के न करें, इसको पहले आप स्वयं देखें, अनुभव में उतारें। अगर ये चीज सटीक है तो मेरी नहीं रह गई, आपकी हो गई। यही जानना और मानना में अंतर है। मेरी बात को आप मान लोगे आंख मूंद के तो अंधविश्वास होगा, ये मानना हो जाएगा। और आप इसको प्रैक्टिकली देख करके अनुभव करोगे, फलादेश करोगे तो आपका वो जानना हो जाएगा। तो मित्रों, मैं हमेशा सभी साथियों से कहता हूं कि अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, अपने अवधारणा को सही करिए, अपनी समझ को सही करिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि आज मैं आपको केपी ने और अन्य ज्योतिष में अंतर और केपी सिस्टम की ज्योतिष की सही समझ बताने में, जहां तक मुझे उम्मीद है, मैं सफल रहा हूं। मेरा ये प्रयास आपको फलीभूत हो, सफलीभूत हो, आपके लिए कल्याणकारी हो, मंगलकारी हो और लोक कल्याणकारी। आप लोक हित कर सकें तो बहुत बड़ा उपकार होगा लोक समुदाय। तो मित्रों, इसी के साथ टॉपिक बड़ा छोटा था, लंबा हो गया है। मैं आज इसको यही समाप्त करता हूं। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि मैं अपनी बात को समझाने में कामयाब रहा हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं, और इसकी नोटिंग आप जरूर करें। सबको पुनः पुनः